मुंबई शहर के नेहरू कॉलेज में पढ़ने वाली बिपाशा और शिखा बेस्ट फ्रेंड थी। उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। बिपाशा जहाँ एक बड़े अमीर घराने से ताल्लुकात रखती थी, तो वहीं शिखा मुंबई की एक चौल में रहती थी। भले ही उनमें अमीरी गरीबी का काफी फर्क हो, लेकिन दोनों में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। कॉलेज में साथ बैठना, खाना पीना, सब काम वो साथ में करती थी। एक रोज कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों अपने अपने घर जाने के लिए निकलती हैं। तब बहुत तेज बारिश होने लगती है। शिखा बस स्टैंड पर खड़े होकर बस का इंतजार कर रही होती है कि तभी बिपाशा अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाती है और कार का शीशा नीचे करते हुए कहती है, ओए शिखा, चल आज जल्दी से आकर कार में बैठ जा, नहीं तो भीग जाएगी। ठीक है। अच्छा सुन, तू कह रही थी ना आज आंटी कहीं जाने वाली है, शाम तक घर आएगी, तो तू ऐसा कर, तब तक मेरे ही घर चल ले। आज डिनर वहीं कर लेना, उसके बाद शाम को मेरा ड्राइवर तुझे तेरे घर ड्रॉप कर देगा। प्लीज यार, अब मना मत करियो। अच्छा ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। कुछ देर में ही दोनों सहेलियां बिपाशा के घर पहुंच जाती हैं। घर पहुंचकर बिपाशा शिखा से कहती है, यार आज तू पहली बार मेरे घर आई है, बता क्या खाएगी। बाप रे, ये घर है या महल? सुख सुविधा का सारा सामान है यहाँ तो। अरे किन सपनों में खो गई, बता भी तो क्या खाएगी। कुछ भी चलेगा। चल आज मैं तुझे अपने हाथ से बनाकर कुछ खिलाती हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। हाँ हाँ, तो मैंने कब मना किया है। चल फिर मेरे साथ किचन में। बिपाशा शिखा को अपने किचन में ले जाती है। उसका किचन पूरी तरह मॉड्यूलर होता है, जिसमें एक से एक सुंदर क्रॉकरी का सेट, बर्तन धोने के लिए डिश वॉश मशीन, अलमारी जितना बड़ा फ्रिज, ओवन, टोस्टर होता है। शिखा उसके किचन को देखकर दंग रह जाती है और वो मन ही मन सोचती है, अरे वाह, यहाँ पर तो कितना कुछ है। आज तक जिन चीजों के बारे में सिर्फ सुना था, आज उन्हें अपनी आंखों से देख भी लिया। ओहो, अब तो फिर कहाँ से खो गई यार, कब से पूछ रही हूँ क्या खाएगी क्या खाएगी। जो तुझे बनाना आता है बना दे। मुझे तो मैगी ही बनानी आती है और उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। एक काम करती हूँ, हम दोनों के लिए मैगी ही बना देती हूँ। वो ये कही रही होती है कि तभी बिपाशा की माँ रमोला बाजार से आ जाती है। बिपाशा लाडो, शिखा बेटी आज पहली बार हमारे घर में आई है और तू उसे सिर्फ मैगी बनाकर खिलाएगी। एक काम करो, तुम शिखा को अपने रूम में लेकर जाओ। बिरजू काका बाजार से सब्जी लेकर आ गए हैं, मैं अभी उन्हें बोलती हूँ तुम लोगों के लिए कुछ बढ़िया सा बनाने को। नमस्ते आंटी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ भी खा लूंगी। नमस्ते बेटा, ऐसे कैसे कुछ भी खा लोगी? अरे आज पहली बार तुम हमारे घर आई हो, तो बिना डिनर किए तो तुम्हें जाने नहीं दूंगी। चलो अब तुम दोनों रूम में बैठकर बातें करो, मैं नौकरों से कहकर डिनर रेडी करवाती हूँ। कुछ देर बाद रमोला नौकर के हाथ उन दोनों के लिए स्नैक्स में पास्ता, जूस और कबाब भिजवाती है और फिर डिनर में शाही पनीर, फ्राई गोभी, बूंदी रायता, सलाद और मीठे में खीर और गुलाब जामुन परोसती है। इतना लाजवाब खाना शिखा ने आज तक नहीं खाया होता। वो भरपेट डिनर करती है और उसके बाद बिपाशा का ड्राइवर उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है, जहाँ शिखा की माँ लता उसका इंतजार कर रही होती है। अरे बेटा आ गई, अच्छा हुआ जो तू विपाशा के घर चली गई थी। मैं भी बारिश में भीगते भीगते बस अभी घर पहुंची हूँ। जहाँ गई थी वहाँ भंडारा हो रहा था, तो वही लेकर आई हूँ। चल अब तू हाथ मुंह धो ले, फिर पूड़ी छोले खाकर सो जाएंगे। माँ आप खा लो, मैं बिपाशा के घर से डिनर करके आई हूँ। अच्छा ठीक है। अरे ये क्या, बारिश में पूड़ी थोड़ी भीग गई है, तो मैं इन्हें थोड़ा सेक लेती हूँ। बहुत देर तक लकड़ियां और उपले लगाने के बाद लता के घर का चूल्हा जलता है। एक कोने में बैठी शिखा ये देखकर मन ही मन सोचती है, कितना फर्क है अमीर और हम गरीब की रसोई में। जहाँ अमीर को खाना गर्म करने के लिए सिर्फ ओवन का स्विच ऑन करना होता है और झट से खाना गर्म हो जाता है, तो वहीं एक गरीब को रोटी सेकने के लिए भी कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। फिर उसकी नजर अपने घर की रसोई में रखे डिब्बों पर जाती है, जिनमें मुश्किल से ना के बराबर राशन होता है। एक और अमीरों का घर होता है जिनकी रसोई में दुनिया भर का सामान है, जहाँ ये समझ नहीं आता कि क्या खाएं और क्या नहीं। और एक और है ये हम गरीबों की रसोई। ऐसे ही वक्त बीतता गया। शिखा पढ़ाई में काफी अच्छी थी और वो अक्सर पढ़ाई में बिपाशा की मदद किया करती थी। बिपाशा और शिखा के एग्जाम आने वाले थे। शिखा अक्सर कॉलेज खत्म होने के बाद बिपाशा की पढ़ाई में मदद करने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन दोनों पढ़ाई कर रही होती है, तभी बिपाशा शिखा को बोलती है, शिखा यार मैं पढ़ाई करके थक चुकी हूँ, जाना यार फ्रिज में नारियल पानी के टेट्रा पैक रखे हैं, जरा अपने लिए और मेरे लिए लेते हो। हाँ रुका भी लाती हूँ। इसके बाद शिखा किचन में जाती है और फ्रिज खोलती है तो देखती है उसमें ढेरों सामान जैसे कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, जूस, फ्रूट्स और भी बहुत कुछ रखा हुआ होता है। अरे बाप रे, ये फ्रिज तो किसी अलमारी से भी बड़ा है और इसमें इतना सारा सामान। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी मॉल की कोई बड़ी सी दुकान हो।
इसमें तो दुकान की तरह कितनी सारी चीजें रखी हुई हैं खाने पीने की, और एक हम गरीबों के घर की रसोई है जिसमें फ्रिज के नाम पर एक पानी का मटका ही रखा हुआ होता है। ये सोचकर शिखा फ्रिज में से नारियल पानी लेती है और चली जाती है। फिर शाम को रमोला अपने कुक से कहती है, सुनो बिरजू, आज खाने में चिकन कोरमा, कढ़ाई पनीर, बूंदी रायता, लच्छा पराठा और बटर नान बना देना, और हाँ, मीठे में गुलाब जामुन और रसमलाई रख देना। जी मालकिन। और मालकिन, जो दोपहर का खाना बचा है उसका क्या करना है? अब हम बासी खाना थोड़ी ना खाएंगे, उसको तुम फेंक देना। वहीं खड़ी बिपाशा और शिखा रमोला की सारी बातें सुन रही होती हैं। शिखा बेटा, डिनर रेडी हो रहा है, तब तक तुम दोनों अपना स्टडी कंप्लीट करो, फिर हमारे साथ ही डिनर कर लेना। जी आंटी। बिपाशा के घर पर पढ़ाई खत्म करने के बाद शिखा उनके साथ डिनर करती है और फिर अपने घर चली जाती है, जहां पहुंचकर वो देखती है कि उसकी माँ बड़ी देर से चूल्हा जलाने की कोशिश करती है और फिर जाकर उसके घर का चूल्हा जलता है। फिर जब उसकी माँ रोटी बनाने लगती है तो देखती है कि आटा सिर्फ आज के दिन के लिए ही होता है। ये देख उसकी माँ लता सोचती है, हे राम, ये तो जरा सा ही आटा है। ऐसा करती हूँ, शिखा के लिए रोटी बना देती हूँ और मैं अपने हिस्से का आटा उसके कल के खाने के लिए रख देती हूँ। अपनी माँ की बातें सुनकर शिखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी लता की नजर शिखा पर जाती है। शिखा बेटा, आ गई तू? तेरे लिए खाना लगा दूं क्या? नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। हाँ बेटा, बिपाशा के घर कुछ खाकर आ गई होगी तू, इसलिए तुझे भूख नहीं है। वैसे भी तुझे तरह तरह के लजीज खाने की आदत लग गई है, तो अब इस गरीब की रसोई का खाना कहाँ से पसंद आएगा? ऐसी कोई बात नहीं है माँ, आप देखना, एक दिन मैं आपको बहुत सारी खुशियां दूंगी। माँ, मैं इस अमीर और गरीब की रसोई का फर्क जरूर मिटा दूंगी। अरे क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं माँ, बिपाशा के घर में एक वक्त में इतना खाना बनता है कि समझ नहीं आता कि क्या खाएं और क्या छोड़े, और उसके घर पर तो बचा हुआ खाना इतना फेंका जाता है जितना हमारे यहाँ हफ्ता भर चल जाएगा। बेटा, ऊपर वाले ने सबके नसीब में एक जैसा सुख नहीं लिखा। अगले दिन शिखा अपने घर पर उदास बैठकर पढ़ाई कर रही होती है कि तभी वहाँ बिपाशा और रमोला आ जाती हैं। ओए शिखा, आज तू अकेले पढ़ाई कर रही है? आज तू नहीं आई इसलिए हमने सोचा हम ही आ जाते हैं तेरे यहाँ पढ़ाई करने, और लता आंटी के हाथ का बना खाना खाने। अब तू तो कभी बुलाती नहीं है खाने पर, इसलिए आज मैं और माँ खुद ही आ गए खाने पर। जी बहन जी, और लता बहन, ये हमारी तरफ से थोड़ी सी मदद है। ये कोई एहसान नहीं बल्कि मेरी तरफ से शिखा के लिए आशीर्वाद समझ कर रख लीजिए। और शिखा बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, रसोई चाहे अमीर की हो या गरीब की, लेकिन जब एक माँ वहाँ खाना बनाती है तो उसका मोल कोई अमीर नहीं लगा सकता। अब चले लता बहन जी, खाना बना ले, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। हाँ हाँ, आइए आइए। इसके बाद वो दोनों मिलकर रोटी सब्जी बनाते हैं और फिर सभी खुशी खुशी साथ में मिलकर खाते हैं। हाय हाय, अब मैं क्या करूंगी? उठो राहुल के पापा, ऐसे कैसे जा सकते हो हमें छोड़कर? माँ चुप हो जाओ, अब पापा नहीं उठेंगे और तुम चिंता मत करो, पापा की जगह अब सब कुछ मैं संभालूंगी। इतना कहकर निशा ने रजनी को सहारा देकर संभाला। असल में यहाँ जिसकी अंतिम विदाई हो रही थी वो है राजेश्वर, रजनी का पति और निशा का पिता। लेकिन रजनी निशा की सगी मानी थी। निशा राजेश्वर की पहली पत्नी की बेटी थी जिसे रजनी ने कभी नहीं अपनाया। बचपन तो जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन जब निशा जवान हुई तो वो रजनी की आंखों में कुछ ज्यादा ही खटकने लगी। देखो जी, ले देकर यही तो जमा पूंजी है हमारे पास, इसे भी लुटा दोगे तो मेरे बच्चों के लिए क्या बचेगा? समझने की कोशिश करो रजनी, निशा ने दिन रात मेहनत करके ये कंपटीशन निकाला है। उसने पहले ही हमारा खर्चा बहुत कम कर दिया है, तो अब तुम ही बताओ, मैं इस मोड़ पर कैसे उसका साथ छोड़ दूं? वैसे ही जैसे उसकी सगी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। देखो जी, मैंने हमेशा अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपनी ममता बांटी है, लेकिन अब बस, मैं पहले अपनी रूही और राहुल के बारे में सोचूंगी, बात साफ है। वो मेरे भी बच्चे हैं रजनी, जब उनकी बारी आएगी तब तक कुछ बचेगा? तब तो कुछ खर्च करोगे आप? मुझे पागल समझा है क्या? अभी पढ़ाई के लिए खर्च करोगे, फिर इसकी शादी भी करनी होगी। ना बाबा ना, मैं अपने बच्चों के साथ ये अन्याय हरगिज नहीं होने दूंगी। अन्याय तो तुम कर रही हो निशा के साथ। अब तक मैं चुप रहा, लेकिन अब बस, कान खोलकर सुन लो रजनी, निशा मेडिकल कॉलेज जाएगी और डॉक्टर भी बनेगी, फिर चाहे इसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। राजेश्वर ने रजनी की मर्जी के खिलाफ निशा के मेडिकल कॉलेज की फीस भी भरी और उसके लिए हॉस्टल का इंतजाम भी किया। इस बात से रजनी इतनी चिढ़ गई कि उसने निशा से हर रिश्ता तोड़ लिया।
रजनी के रहते निशा अब अपने ही घर में नहीं आ सकती थी, लेकिन अब जब राजेश्वर इस दुनिया में नहीं थे तो निशा वहां आई और फिर अरे जा, तू हमें क्या संभालेगी? पहले ही मेरे बच्चों का हिस्सा खा गई, अब क्या लूटने आई है ये बता। मैं आपको, राहुल और रूही को अपने साथ ले जाने आई हूँ माँ। मैं डॉक्टर बन गई हूँ, ठीक ठाक कमा लेती हूँ और अपना घर भी है मेरे पास। पापा ने हमेशा मेरा साथ दिया और अब जब वो नहीं है तो मैं आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ूंगी। प्लीज माँ मान जाइए, मैं वादा करती हूँ मेरे घर में आप लोगों को कोई कमी नहीं होगी। निशा से इस जवाब की रजनी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिलहाल निशा उसके लिए वो सहारा बनकर आई थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो अपने बेटे राहुल और बेटी रूही को लेकर निशा के साथ उसके घर चली आई और फिर माँ, ये निशा दीदी का घर तो बहुत बड़ा है और देखो ना, यहाँ तो हमारे लिए एसी भी है, हम पहले यहाँ क्यों नहीं आए? चुप कर, ये बात मेरे सामने तो बोल दी, उस निशा के सामने मत कह देना, फालतू में भाव बढ़ जाएंगे उसके। सिर्फ अच्छा घर ही नहीं, निशा अपने परिवार को वो सारी सब के बस में थी। उसके लिए ये सब उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन रजनी के लिए एक मौका अपना उल्लू सीधा करने का। ये पराठे बहुत टेस्टी हैं, मुझे एक और चाहिए। अरे बस कर राहुल, पहले ही 4 खा चुका है, अब दूसरों को भी खाने दे। अरे कोई बात नहीं माँ। लो राहुल, अच्छा बताओ कॉलेज कैसा चल रहा है तुम्हारा? क्या चलेगा वहाँ, बेकार सा तो कॉलेज है। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? अब क्या बताएं बेटा, तुम्हारे पापा की कमाई से सरकारी कॉलेज में ही एडमिशन करवा सके हम, वरना इसका मन तो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने का था। हाँ दीदी, मुझे ना कंप्यूटर्स का कोर्स करना था, वो एक्यूबाइन कॉलेज है ना वहाँ से, बट पापा को बोला तो उन्होंने साफ मना कर दिया। मेरे सारे दोस्त वहीं से कोर्स कर रहे हैं। आपको पता है उस कॉलेज से कोर्स करने के बाद तुरंत 15 लाख का पैकेज लगता है। सबका नहीं लगता, बस जो मेहनती होते हैं उन्हीं को प्लेसमेंट मिलती है। खैर तुम्हारा इतना मन है तो मैं करती हूँ कुछ, तुम चिंता मत करो। सच में दीदी? थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। और रूही तुम क्या सोच रही हो? अब नहीं, वो एक्चुअली मैं डाइटिंग पर हूँ। ये तो अच्छी बात है, पर ध्यान रहे न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए। रुको, मैं तुम्हारे लिए सूप बनवा देती हूँ। अरे रहने दो बेटा, इस लड़की के नाटक तो चलते ही रहेंगे। अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्दी से कोई अच्छा घर बार मिल जाए और इसे जल्दी से विदा करके मैं फ्री हो जाऊं। ये क्या बात हुई माँ, अभी तो इसका कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ, इसे अच्छे से पढ़ लिख कर कोई नौकरी तो कर लेने दो, शादी तो होती ही रहेगी। नो दीदी, मेरा प्लान कुछ अलग है। मुझे बस फिट और सुंदर दिखना है, फिर कोई अमीर लड़का देखकर उससे शादी करके सारी जिंदगी ऐश करनी है मुझे। तो नौकरी वोकरी मुझसे नहीं होगी। रूही की ये बात सुनकर निशा चौंक गई, लेकिन वो उससे कुछ कह नहीं पाई। सच तो ये था कि अच्छी खासी सैलरी होने के बावजूद अब निशा को मुश्किल होने लगी थी, क्योंकि अब उसके ऊपर अपने अलावा 3 और लोगों की जिम्मेदारी थी, और तीनों भी ऐसे जिनकी ख्वाहिशें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बड़ा दर्द है बेटा। अब आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, एक्सरे में भी कुछ नहीं आया, फिर भी पैरों में दर्द क्यों है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब बुढ़ापा है बेटा, तो पैर तो साथ छोड़ेंगे ही ना। अब वो रूही बता रही थी कि उसकी सहेली की मम्मी के पैरों में भी बिल्कुल ऐसे ही दर्द रहता था, लेकिन फिर जब से वो मसाज वाली कुर्सी खरीदी ना उसके पापा ने, तब से सारा दर्द छूमंतर हो गया। काश तुम्हारे पापा जिंदा होते तो उनसे कहकर मैं भी खरीद लेती वो मसाज वाली कुर्सी। ऐसा नहीं था कि निशा को उसकी सौतेली माँ और भाई बहन की चालाकियां समझ नहीं आती थी, लेकिन वो सब कुछ समझते हुए भी उन्हें ना नहीं कह पा रही थी। और फिर उसी दिन निशा के क्लिनिक में। ये क्या कह रही हो निशा, ये तुम्हारी आखिरी एफडी है, इसे भी तोड़ दोगी तो कुछ सेविंग नहीं बचेगी तुम्हारे पास। कोई बात नहीं अनिकेत, परिवार की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। माँ को मसाज चेयर की जरूरत है। तुम्हें नहीं लगता कि उनकी जरूरतें कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं? अब तुम ये सब छोड़ो ना। सुनो, आज रूही का बर्थडे, तो घर पर पार्टी है, अंकल आंटी के साथ टाइम पर पहुंच जाना। ओके? रूही के बर्थडे के लिए निशा ने शानदार पार्टी का इंतजाम किया था, और फिर पार्टी के बीच से अनिकेत ने निशा को फोन करके गार्डन में बुलाया। और फिर निशा, वैसे तो मैं तुम्हारा जवाब तुम्हारी आंखों में पढ़ सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? अब सॉरी अनिकेत, मैं अभी तुम्हारा ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तुम देख रहे हो अभी कितनी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। मुझे माँ का ख्याल रखना है, राहुल और रूही को सेटल करने के बारे में सोचना है। और तुम्हारे बारे में कौन सोचेगा? बस करो निशा, ये लोग सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, इन्हें तुमसे कोई लगाव नहीं है, ये तुम भी अच्छे से जानती हो। फिर क्यों खुद की खुशियों को बलि चढ़ा रही हो? देखो निशा, मेरे मम्मी पापा मुझ पर शादी का दबाव बना रहे हैं, और उन्हें तुम बहुत पसंद हो। अब ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो प्लीज, मैं माँ से बात करके तुम्हें बताती हूँ। निशा और अनिकेत की ये बातचीत पेड़ के पीछे छिपी रजनी और रूही सुन रही थी।
और फिर उन दोनों के वहां से जाते ही, माँ ये अनिकेत मुझे पसंद है, मालदार भी और हैंडसम भी, मुझे इसी से शादी करनी है। लड़का तो बढ़िया है, तो रुक मैं कुछ जुगाड़ लगाती हूँ। इसके बाद रजनी ने निशा को फौरन अपने कमरे में बुलाया और फिर, माँ अच्छा हुआ जो आपने मुझे बुला लिया, अब मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ पर पहले मेरी बात सुन, तेरा वो दोस्त है ना अनिकेत, वो रूही को बड़ा पसंद है, पगली कहीं, बड़ा शर्मा रही थी बताते हुए, और आज तो उसके मम्मी पापा भी आए हुए हैं यहाँ, तो जरा बात चला ना बेटी, रूही को ये घर मिल जाए तो गंगा नहा लूंगी मैं तो। पर माँ अनिकेत और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहती थी। हैं बेटा, तू तो बड़ी समझदार है और अच्छा कमाती भी है, तुझे तो कोई भी लड़का मिल जाएगा, और रूही को तो तू जानती है ना, अगर अनिकेत से उसकी शादी नहीं हुई तो पता नहीं क्या बवाल करेगी। रजनी की बात से निशा को गहरा धक्का लगा, वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई और फिर पार्टी के बीच निशा स्टेज पर गई और माइक पर बोलना शुरू किया। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस पार्टी में आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आज बहुत बड़ा दिन है, मेरी छोटी बहन रूही का बर्थडे है और इस खास दिन पर मैं आप लोगों को एक और सरप्राइज देना चाह रही हूँ। अनिकेत प्लीज कम ऑन स्टेज। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि निशा क्या करने वाली थी, लेकिन रजनी समझ गई थी कि उसने निशा को फिर से अपनी बातों से बेवकूफ बना दिया है और वो स्टेज से रूही और अनिकेत के रिश्ते की बात अनाउंस करने वाली है। और फिर गाइस, डॉक्टर अनिकेत को तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन अब ये जान लीजिए कि अब से ये सिंगल नहीं है, आज इनकी एंगेजमेंट है मेरे साथ, बस अगर ये हाँ कर दे तो। सो अनिकेत, विल यू मैरी मी? निशा ने जो किया उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, खुद अनिकेत को भी नहीं। उसने फौरन निशा का हाथ पकड़ा और उसे रिंग पहना दी, फिर दोनों एक दूसरे के गले लगे और वहां मौजूद सब लोग तालियां बजाने लगे, सिवाय रूही, रजनी और राहुल के। फिर कुछ देर बाद, दिखा ही दिया ना तूने अपना असली रंग, सौतेली है तो सौतेली ही रहेगी। रूही के प्यार पर डाका डालकर मिल गई तुझे तसल्ली, बेचारी मेरी बच्ची, रो रो कर क्या हाल कर लिया उसने अपना। सच निशा, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। भगवान मुझे माफ करे या ना करे, पर अब आप मुझे माफ कीजिए माँ, मैंने फैसला कर लिया है कि अब से मैं अपने बारे में भी सोचूंगी और अनिकेत से शादी करके हमेशा खुश रहूंगी, फिर चाहे इससे कोई खुश हो या ना हो। रही बात रूही की, तो मैं उसके लिए भी अच्छा लड़का ढूंढूंगी, पर वो अनिकेत नहीं हो सकता, ये बात साफ है। अरे लेकिन बस माँ, मैंने अब तक बहुत फर्ज निभाए हैं, अब बारी आपकी है। मेरी खुशियों की खातिर अब आप मुझे विदा करो, हो सके तो अपनी बेटी की तरह।